देखते हैं? रोकने के लिए आए थे और लगातार जो है पर्टिकुलर एक बिरादरी तो फ्री है अपराध करने के लिए, बाकी सारे लोग मारे जा रहे हैं। हर बिरादरी में देख लीजिए, एक बिरादरी को लगातार छूट है। जब अखबारी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहेगा तो शिक्षा की लाठी खाएंगे, जूते खाएंगे, औकात याद करेंगे। एजुकेटेड नेता, बहुत शानदार नेता श्री नितिन गडकरी जी, वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पेट्रोल गाड़ियों की माँ बहन करने पर चालू हुए E20 पेट्रोल। और बताइए किस पार्टी की बात कर रहे हैं? किस पार्टी का गृहमंत्री अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री को हराने की बात कर रहा है? जिस पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी पर हमेशा एलिगेशन लगा कि गोली जब चली बाबरी विध्वंस में तो मुलायम सिंह यादव जी के कहने पर चली। कैसे देखते हैं आपके सामने मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जीत टाइम्स। जीत टाइम्स में आज हम आपको मुलाकात कराएंगे 3 युवाओं से, और जो मजे हुई राजनीति बस्ती में देखने में सामने आ रही है या भारत में देखने में सामने आ रही है, इसके क्या गुण हैं और क्या दोष है, इस पर भी बात होगी। साथ में बात होगी जनजीत आंदोलन पर। इसके साथ ही साथ बस्ती के विकास के अनुक्रम में भी चर्चा पर चर्चा होगी। तो बहुत बहुत स्वागत है जी टाइम्स पर। मैं हूं जीत और हमारे बीच जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनका भी परिचय आपको दे दूँगा। हमारे साथ है जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री राम सिंह जी, हमारे साथ है युवा समाज सेवी भावेश पांडे जी, और हमारे साथ है करणी सेना के जिला अध्यक्ष श्री राम प्रताप जी। मैं सभी का स्वागत करता हूं। प्रश्न प्रहार शुरू करते हैं। सबसे पहले राम प्रताप सिंह जी से प्रारंभ करते हैं। राम प्रताप सिंह जी, करणी सेना के जिला अध्यक्ष हैं आप। लगातार करणी सेना एक्टिवेट मोड पर रहती है, लेकिन जब जनजीत आंदोलन इस देश में पैर पसार रहा है, ऐसे समय पर करणी सेना का क्या पक्ष है? देखिए, करणी सेना हमेशा से देश के जो ऐसे मुद्दे होते हैं कि जिसमें बोलना चाहिए तो बिल्कुल देश के साथ मुखर रहती है। और जनजीत आंदोलन का जो बात आपने कहा, जनजीत आंदोलन की जो बात आपने कही, आज देखिए वास्तविकता में जनजीत के साथ जो असली में खड़े हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह मकराना खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? आज उनको चलते हुए आज 28 दिन हो गया और उनकी यात्रा परसों जाकर जयपुर में समाप्त होगी। लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा देशनोक से चलकर जयपुर तक की वो कर रहे हैं। अब उन्होंने अन्न भी त्याग दिया है, उन्होंने जूता भी त्याग दिया है, पैदल चल रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं। और जहाँ तक जनजीत का जब हम बात करते हैं तो जनजीत जिन मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं उसमें प्रमुख मुद्दा है यूजीसी, और उस यूजीसी के मुद्दे को लेकर वो लगातार चल रहे हैं, क्योंकि यूजीसी का जो मुद्दा है वो इस देश को जातिगत ध्रुवीकरण में बांटने वाला मुद्दा है। और जो इस देश का हर व्यक्ति, हर संप्रदाय एक साथ खड़ा रहता था, हमारे दुख सुख में आप आते थे, हम आपके दुख सुख में जाते थे और आज भी आते जाते हैं। लेकिन जो राजनीतिक भेंट चढ़े हुए युवा हैं, जिनको ये लगता है कि वो किसी पार्टीगत नीति के तहत चल रहे हैं, उनको लगता है कि ये पार्टियां हमको, ये हमारी सरकार है, ये हमारी सरकार है, हमको इनके पक्ष में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन जातिगत ध्रुवीकरण को मिटाने के लिए राजपूत करणी सेना आज भी काम कर रही है। और जो जनजीत का मुद्दा, उस जनजीत के मुद्दे पे आप जनजीत किसको कहते हैं पहले उसको परिभाषित करने की आवश्यकता है। जनजीत कैसे परिभाषित करेंगे? क्या वो 18 से 28 के बीच का युवा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं को देता है, वही जनजीत है? क्या जो नीट की परीक्षा देता है वही जनजीत है? क्या जो सरकारी व्यवस्थाओं में अपनी सेवा देने के लिए समान अवसर तलाश रहा है वही जनजीत है? तो इसमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह आरक्षण है, हर जगह व्यवस्था है, और हर जगह आरक्षण के मुद्दे से लेकर यूजीसी के मुद्दे पे लेकर, और मैं उनको जनजीत नहीं मानता जो खासकर प्रधानमंत्री को बैठकर उस गलियारे से गरियाते हैं, जिस गलियारे से देश की व्यवस्था पूरे संपूर्ण इस संसार में फैलती है और भारत का एक तस्वीर लोगों के सामने जाता है कि भारत देश का युवा ऐसा है कि जो अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें रखता है, ऐसी ओछी बातें जो एक सम उम्र का व्यक्ति अपने दोस्तों के बीच में भी करने से बचता होगा। नहीं, आपकी बात अपनी जगह पर सही है। ना संप्रभुता हमारा ये सिखाता है, ना हमारे समाज में ऐसा कोई कल्चर है कि हम अपने किसी भी, चाहे वो हमारे परिवार का बड़ा हो या हमारे देश का बड़ा हो, हम उसे गाली दें। मैटर ये है कि वो जनजीत सड़क पर क्यों आए। अगर इनकी बात रख दी जाए कि उनके मुख्य मुद्दे क्या हैं, इस पर बात तो ज़्यादा सही। तो मैं पहले एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा। आज से 29 वर्ष पहले जो व्यक्ति छात्रों के हित की बात कर
सत्ता में आया, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय सचिव हुआ करता था, जिसका नाम श्री धर्मेंद्र प्रधान था। वो व्यक्ति आज से 29 वर्ष पूर्व छात्रों की इसी तरह की कोई परीक्षा थी उड़ीसा में, जिसका पेपर लीक हो गया था। उसी परीक्षा के मुद्दे को लेकर वो वास्तविकता में भारत की जो सत्ता है, भारत की जो वास्तविक राजनीति है, केंद्र की राजनीति है, उससे जुड़े। लेकिन आप ये बताइए, वही व्यक्ति जब शिक्षा मंत्री बनता है, 152 परीक्षा लीक, 152 परीक्षा के पेपर लीक हो गए, लगभग 7.5 करोड़ विद्यार्थी परीक्षाओं से बाहर हो गए। और परीक्षाओं से बाहर होने के बाद जब दोबारा फॉर्म भराए जाते हैं, जो लोग कह रहे हैं, आज सरकारें कह रही हैं कि आप नीट का वो ले आइए, प्रवेश पत्र ले आइए, तब आपको हम बाहर करेंगे, उससे कि आपके ऊपर मुकदमे लदे हैं कि नहीं। 2.5 लाख से 3.25 लाख युवाओं ने परीक्षाएं छोड़ दी। क्या वो 2.5 से 3.25 लाख युवाओं के प्रधानमंत्री नहीं है? उन विद्यार्थियों ने परीक्षाएं क्यों छोड़ी, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। क्या वही 3.25 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षाओं को रद्द करा दिया? वास्तविकता में सरकार के प्रति छात्रों के अंदर रोष है। मैं खुद एक विद्यालय का संचालक हूं और मुझे खुद लगता है कि जब छात्र इस देश की राजनीति के ऊपर हावी होगा, तो वास्तविकता में धर्मेंद्र प्रधान क्या, सैकड़ों धर्मेंद्र प्रधानों को बैक होना पड़ेगा। और बैक होकर ये साबित करेगा छात्र कि वो जिसको चाहेगा वही जंजीस का। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने बात रखी कि छात्र अभद्रता पर उतर आए, उन्होंने शीर्ष को गालियां दी इस राजनीति के। मैं इस पर मेरा सवाल ये है आपसे कि आखिर उन लोगों को जो लगातार धरने पर बैठे थे 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन से, उनकी सुनवाई अगर पहले हो गई होती तो आपको लगता है ये प्रोटेस्ट इस तरफ मुड़ा होता? बिल्कुल। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप एक प्रखर वक्ता हैं और प्रखर पत्रकार हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सन 1947 से पहले इस देश में अंग्रेज़ों की सरकार थी, ब्रिटानिया हुकूमत की सरकार थी। लेकिन ब्रिटानिया हुकूमत की सरकार के विरोध में यदि महात्मा गांधी निकलते थे, तो ब्रिटानिया हुकूमत में जो भी उस समय वो गवर्नर जनरल रहते थे, वो भी नारियल पानी लेके जाते थे और उनसे पूछते थे कि भैया क्यों धरने पर बैठे हो। तो क्या ये सरकार ब्रिटानिया हुकूमत से भी बेकार हो चुकी है कि वो यदि पहले गई होती 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के अंदर गई होती और बच्चों से ये बात की होती, बेटा तुमको क्या दिक्कत है, तो मुझे नहीं लगता कि भारत के संस्कार में और भारत के युवाओं में इतनी समझदारी की कमी है कि वो इस स्तर पर उतरता और इस स्तर से उतरकर वो संसद का घेराव करने का प्रयास करता। सोनम वांगचुक को लगातार पुलिस जो है वो कस्टडी में लेने के बाद लगातार उनको जो है मीडिया से दूर रखा उन्होंने। इसके बाद ये प्रोटेस्ट जन्म लिया, इस पर जेनजीज जो है सड़कों पर उतरे। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं जेनजीज का समर्थक हूँ, मैं कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। मैं जेनजीज का समर्थक, लेकिन आज तो जेनजीज कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में उतरे सड़कों पे। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी एक बरगलाव से उत्पन्न हुई एक पार्टी है और वास्तविकता में यूथ जो होता है वो दिशाहीन होता है। दिशा के साथ भी होता है और दिशाहीन भी होता है, क्योंकि 50% यूथ को ये पता नहीं होता है। आप ही के बस्ती जनपद में इंटर पास हो रहे तमाम विद्यार्थियों को नहीं पता होगा कि इंटर के बाद उनको करना क्या है। तो यूथ कहीं दिशाहीन भी है और यूथ का दिशा क्लियर भी है। तो जो दिशाहीन युवा है वो उनके साथ गए, उन्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो किए और कहीं ना कहीं वो एक तरीके से दिशाहीन युवा हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं। जहाँ तक सोनम वांगचुक की बात आप कर रहे हैं, सोनम वांगचुक वास्तविकता में भारत के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की व्यवस्था को बदलने में बहुत ही प्रयास शुरुआती दिनों से लेकर अभी तक किया है। उनके भूख हड़ताल को मैं इस तरीके से देखता हूं कि यदि उनका भूख हड़ताल और दिन चला होता और वास्तविकता में भारत देश में यदि सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति भूख हड़ताल के समय खो दिया होता तो ये धरना नहीं होता। अच्छा। ये वास्तविकता में भारत में तख्ता पलट होता। मेरा अगला सवाल जो है भावेश पांडे जी से है। भाजपा की सक्रिय राजनीति में इस समय आप एक्टिवेट हैं, साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं। लगातार कई समाज सेवा से जुड़े हुए आयोजन आपके द्वारा किए जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, ऐसी नौबत क्यों आई कि जेनजीज उग्र हुए, उन पर लाठियां बरसानी पड़ी और साथ ही साथ उनकी मांगों को लगातार नज़रअंदाज करना पड़ा सरकार को? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में शामिल करने के लिए। अपना जो जेनजीज की बात हो रही है और जिस तरह के आंदोलन की वहाँ की बात हो रही है और आप पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा क्या हुआ, लाठियाँ बरसानी पड़ी, ऐसा क्यों हुआ। पहली तो बात तो कोई भी लोकतंत्र एक तरीके से लोकतंत्र में बहुत सारे सुधार, बहुत सारे विकास के काम, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आंदोलनों से
कहीं ना कहीं जब जनता आवाज़ उठाती है तो उससे बहुत सारी चीज़ें बदलाव होते हैं। और इतिहास रहा है कि लगातार, चाहे आप जेपी मूवमेंट लेंगे, चाहे आप लगातार बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। सबसे करीबी मूवमेंट आप अन्ना मूवमेंट को देख सकते हैं। उसके बाद अभी एक बड़ा मूवमेंट आपको दिखा जो दिल्ली में दिखा, जेनजी मूवमेंट जिसको कहा जा रहा है। जेनजी मूवमेंट जिसको बहुत सारे लोग इसको इस तरह से उदाहरण भी ले रहे थे कि नेपाल में जैसा जेनजी मूवमेंट हुआ ऐसा यहाँ पे हो सकता है, इस तरह की बातें हुई। सबसे पहली बात तो जो नीट का परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ, इसके लिए सरकार संवेदनशील नहीं है, इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता कि ठीक है। नहीं, अगर संवेदनशील है तो उनके अभिभावक भी आकर बैठे थे, मुझे संवेदनशीलता दिखाने देनी चाहिए थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप दिखा दीजिए। पहले मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप अपनी कोई भी टिप्पणी करें। क्योंकि मैं थोड़ा आपको पूरे एक स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा। बताइए। तो नीट परीक्षा लीक हुआ, इस पे सरकार संवेदनशील थी, सरकार ने इस पे एक्शन भी लिया। जो लोग इसमें दोषी थे, जिन लोगों को दोषी पाया गया, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुई, FIR भी हुई, सारी चीज़ें हुई। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई आंदोलन कॉल करता है कि ये मूवमेंट, ये प्रोटेस्ट हम करने जा रहे हैं, और उसको उस आंदोलन के लिए परमिशन के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं लिखना पड़ता। एक लड़का, एक CJP नाम से एक पार्टी नहीं है वो, एक्चुअली वो CJP कोई पार्टी नहीं है, वो एक तरीके से सरकार का विरोध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अच्छा। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अच्छा। जो बात अभिजीत दीपके खुद भी कह चुके हैं कि ये कोई पार्टी नहीं है और आगे भी ये कभी पार्टी नहीं बनेगी। ये सिर्फ एक सरकार के खिलाफ अपनी निराशा, युवा अपनी जाहिर करने के लिए एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया। तो अभिजीत दीपके ने कहीं बैठे हुए, पहले वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उसके सोशल मीडिया वगैरह देखते थे। अब वो आम आदमी पार्टी से प्रभावित होके या किस नाते, या हो सकता है उनके मन में भी ये रोष आया हो, अभिजीत के भी मन में, कि नीट की परीक्षा लीक हुई तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। और चूंकि एक जज साहब ने ऐसी टिप्पणी कर दी थी तो उससे आहत होकर के मैंने इस बात के विरोध भी जताया था कि किसी भी युवा के लिए ऐसी भाषा नहीं प्रयोग की जा सकती। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से प्लेटफॉर्म बनाया, उससे लोग जुड़ गए। नीट को उन लोगों ने विषय बनाया, नीट परीक्षा पेपर लीक को उन लोगों ने विषय बनाया जी। और उस विषय को बनाते ही CJP का जो इंस्टाग्राम हैंडल था, इंस्टाग्राम अकाउंट था, उस पर एक तरीके से पूरा भीड़ आ गई ऐसे नौजवानों की जो कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे थे इस बात को लेकर के कि हम गुस्सा कहाँ जाहिर करें अपना। और एकदम तय बात है कि जब भी परीक्षार्थियों के साथ कुछ भी होगा तो उनके अंदर गुस्सा होना, रोष होना, ये स्वाभाविक है और होना ही चाहिए। अभिजीत दीपके ऐलान करते हैं कि हम भारत आ रहे हैं, भारत उनको एयरपोर्ट पर ही दिल्ली पुलिस परमिशन दे देती है। परमिशन, ये ऐसा आज़ादी के बाद इकलौती ऐसी घटना है जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बिना परमिशन मांगे किसी को प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल गई हो। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार इस बात के लिए तैयार थी कि बच्चे अगर कुछ प्रोटेस्ट इस बारे में करना भी चाहते हैं तो उनको स्वतंत्रता है, वो कर सकते हैं, इसके लिए तैयार थे। इसके पीछे सरकार अपनी तैयारी भी कर रही थी कि हमको इस पर कैसे कानून लाने हैं, क्या करने हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि रात में 12 बजे प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि हम नौजवानों के साथ हैं, परीक्षार्थियों के साथ हैं, हम उन सभी नीट के परीक्षा लीक होने से जो भी बच्चे प्रभावित हैं उनके साथ हैं, हम इसके लिए कानून लाएंगे, बिल लाएंगे। ये सारा काम प्रधानमंत्री स्वयं आके अनऑफिशियली बोल रहे हैं, कोई प्रेस वार्ता नहीं है, कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है, वो खुद अपने मोबाइल से ऑनलाइन लाकर ये बोल रहे हैं। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे प्रधानमंत्री संवेदनशील नहीं है इस बात को लिए। दूसरी बात, एक और आपने चर्चा की कि बच्चों को मारा पीटा गया, ये हुआ, ऐसा कोई छात्र आंदोलन नहीं है। छात्र राजनीति से जो भी आया होगा वो जानता होगा कि आंदोलन होते रहे हैं, लाठीचार्ज होता रहा है। बच्चे जब आंदोलन करते हैं तो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए होता है। एक लिस्ट आई है, आप देखे होंगे, एक लिस्ट आई है कि 2000 से ज़्यादा वहाँ पे ऐसे लोग सम्मिलित थे जिनके ऊपर पहले से ही हत्या के, चोरी के, छिनैती के, रेप के, इस तरह के बड़े आरोप, ड्रग्स के, इस तरह के बड़े आरोप
उन लोगों के ऊपर लगे थे और वो लोग उस आंदोलन का हिस्सा थे। उन लोगों को किसने भेजा? एक मेरा छोटा सा इंटरप्ट करूंगा आपको, छोटा सा इंटरप्ट करूंगा। अगर आप बात आरोपों की करते हैं तो न जाने कितने ऐसे नेता पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में बैठे हुए हैं जिनके ऊपर बलात्कार के, लूट के, डकैती के, तमाम ऐसे संगीन अपराधों के आरोप लगे हुए हैं। तो आप केवल अपराध उसी खेमे में देखेंगे जो आपके विरोधी हैं? अपने घर में झांकने में क्या बुराई? सबसे पहले जिन लोगों के ऊपर एफआईआर वहां दर्ज हुई, जो लोग किए, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में बात कर रहा हूं कि उन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। तो फिर बाहर और कैसे जो रहे? अपराधी रहे हैं वो छात्र नहीं हो सकते। नहीं, वो बाहर कैसे रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी थी ये किसकी जिम्मेदारी थी कि वो जेल के अंदर हो? देखिए, आरोप लगते हैं, आरोप सिद्ध होने तक आदमी जमानत पे होता है। ये हमारी न्याय की प्रक्रिया है। हमारा न्याय की प्रक्रिया ये कहती है कि जो निर्दोष हो उसको सजा ना हो, भले ही जो दोषी है वो थोड़ी उसको देर हो जाए जेल होने में, लेकिन निर्दोष को सजा ना हो। तो जमानत पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। बाहर रहते हैं लोग, जिन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई उन लोगों का आपराधिक इतिहास देखा गया तो 2000 से ज़्यादा लोग ऐसे रहे जिनके गंभीर आपराधिक इतिहास रहे और ऐसे लोग उसमें शामिल रहे। कैसे शामिल रहे, किन लोगों ने उनको भेजा, उन लोगों ने, आपका ये कहना है, मैं समझ गया, हो सकता है। मैं वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे। मैं ये समझ गया कि आपका ये कहना है कि वहां पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी थे। ठीक है, बिल्कुल। पुलिस भी थी। क्या जो पिटे वो सारे अपराधी थे? क्या आप कहते हैं कि वो जो 15 साल 16 साल की बच्चियां वहां पर पिटी हैं वो सारी अपराधी थी? बिल्कुल ये नहीं है कि सारी अपराधी थी। इसीलिए जो सीजेपी के प्रवक्ता लोग थे, सीजेपी के लोग जो नड्डा जी से मिले, जो उनकी बातचीत हुई कि जो भी गैर आपराधिक इतिहास के लोग हैं, जो लोग भी अपराधी नहीं है, पहले से इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर से जो भी एफआईआर दर्ज हुई है, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो वापस होंगी पीटने के बाद, इसी शर्त पे होगी। देखिए, पिटना जब आप उस भीड़ में रहते हैं, कंट्रोल करने के लिए, मॉब को कंट्रोल करने के लिए, ये एक अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है जो पुलिस करती है, हर सरकारें करती आई हैं और उसके तहत वो हुआ है। उसमें बिल्कुल सही बात है कि वो बच्चे भी, जो बच्चे शायद सिर्फ आंदोलन कर रहे थे नीट के परीक्षा को लेकर के, ऐसे बच्चों के ऊपर भी लाठियां पड़ी होंगी, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि जैसे हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आता है और सिर्फ नैतिक आधारों पर आता है, ऐसा नहीं कि वो भी कोई आरोपी हैं या किसी ने कुछ ऐसा, सरकार ने ऐसा कुछ कराया है। कैसी नैतिकता है आधार पर, ये कैसी नैतिकता है कि लगातार कुछ युवा 40 दिन से धरने पर बैठे हैं, धूप बारिश आंधी सब झेल रहे हैं और नैतिकता को मन के भाव में आने में 40 दिन लगते हैं? किस प्रकार की नैतिकता है ये? कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जब बच्चों को हम देखेंगे कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, बच्चे डटे हुए हैं और बच्चों को सिर्फ एक चीज चाहिए, बच्चों को, और जो बच्चों को लोग जो बरगला रहे हैं, अच्छा, जो कहीं ना कहीं बरगलाने की बात भी थी। हाँ, जो राजनीतिक लोग अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए, जो लोग अपने बल पे कुछ नहीं कर पाए, वो बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं और बच्चों को बरगला रहे हैं कि तुम कुछ मत मांगो, ना कोई कानून मांगो, ना कोई रिजोल्यूशन मांगो, ना कोई सोल्यूशन मांगो, तुम सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो। और उन बच्चों को बरगला करके पूरे देश में इन लोगों ने बच्चों को बरगलाने का काम किया, बच्चों को भ्रमित करने का काम किया और सिर्फ एक काम किया कि इस्तीफे से सारा काम हो जाए। बहरहाल देश को, और इसमें मैं शिक्षा मंत्री मिल चुका है प्रधान जी का कि उन्होंने ये निर्णय नैतिक आधार पर लिया कि मैं इस्तीफा देता हूं, अगर बच्चे इससे खुश हैं तो इस्तीफा देता हूं। और बाकी फिर भी मैं कहता हूं कि नीट की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, उसका लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ऐसा बिल ला रही है जो जिससे लीक होने पे उस पर लगाम लग सके, उस पर कड़े कानून बना रही है। मैं अनुरोध करूंगा सभी दलों से, पार्लियामेंट में बैठे एक राज्यसभा लोकसभा सदस्य से, आपकी बात ठीक है। आप एक बात बताएं, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि 142 पेपर लीक होने के बाद सरकार की संवेदना जागी है? अब तक सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों थी? ये चीजें जो आज नए बिल की मांग की जा रही है, क्या ये पहले नहीं होना चाहिए था? कोई भी पेपर लीक ऐसा नहीं हुआ है जिसपे कार्रवाई न हुई हो, जिसपे एफआईआर न हुई हो और जिसमें जेल न हुआ हो। कोई पेपर लीक ऐसा तो फिर दोबारा कैसे हो रहा है? और किसी भी पेपर लीक में, किसी भी पेपर लीक पे जड़ तक पहुंचने का, जब तक देखिए कड़े कानून नहीं होंगे, कड़े सजा के प्रावधान नहीं होंगे। मेरा सवाल यही है कि अब तक वो कड़े कानून क्यों नहीं आए? बिल्कुल, जब सर से पानी ऊपर हो गया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने इस बात का निर्णय लिया, कमेटी बैठी, निर्णय लिया और इसमें कड़े सजा के प्रावधान करने की बात भी हो रही है। और पार्लियामेंट में मैं सभी सांसदों से, जो राज्यसभा के हों
लोकसभा के हों, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इसको भाजपा का बिल मत मानिए, इसको आप प्रधानमंत्री मोदी का बिल मत मानिए, आप इसको नौजवानों के भविष्य का बिल मानिए। और वो जो आप जनजी के अगर हितैषी सच में हैं तो जनजी के हों चाहे आने वाली जन अल्फा के हों, आप सभी अगर जनरेशन्स के हित की बात सोचते हैं तो पार्लियामेंट में इस बिल का 100% समर्थन करके पूरे दुनिया में ये बताइए कि कोई एक मुद्दा ऐसा था जिसमें देश की पार्लियामेंट एक एक सदस्य उसके साथ खड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। मैं अगली बात आप सुनेंगे, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं राम सिंह जी। आप इस जनजी आंदोलन के समर्थन में हैं या नहीं हैं, आपका पक्ष क्या है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि इस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा आपने तैयार की और युवाओं को एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात कहने का। रह गई बात जेएनजी की या सीजेपी की या अन्य किसी की, तो मैं अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा। क्योंकि मैं विद्यार्थी राजनीति से पैदा हुआ हूँ और सदैव विद्यार्थी हित की बात किया हूँ। मैं छात्रों के समर्थन में, वो इस देश में कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी जनपद से हो, मैं उसके हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहता हूँ और यही मेरी कोशिश रहती है कि विद्यार्थियों का हित हर जगह से हो। बात जनजी की हो रही है तो बात जनजी की हो रही है 2002 से लेकर के 2012 तक। इस काल को जनजी माना गया, इसके पहले के काल को जनवाई माना गया और 2012 के काल को जन अल्फा माना गया। जनजी का मतलब है टेक्निकलिटी में, डिजिटलिटी में इंसान आगे निकल गया। आज अगर विद्यार्थी पढ़ रहा है, वो अपने अच्छाई बुराई हर चीज़ के बारे में जान रहा है, सोच रहा है, तो कहाँ से बुरा है? अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो अपनी बात को कहेगा। जब सोनम वांगचुक जी धरने पर बैठे तो इस देश का तमाम युवा उनकी तरफ आशा भरी निगाह से देखा और नीट के पेपर में जब लीक हुआ 30 छात्र इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो छात्रों के बीच शोक की लहर हुई। उस शोक की लहर में पूरे देश के छात्र एक जगह एकत्रित हुए और उस धरने प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। इससे पहले भी विद्यार्थी आंदोलन हुआ, ऐसा नहीं कि ये पहला आंदोलन हुआ। आपकी सरकार में भी पेपर लीक हुआ है, इसका भी ध्यान रखिएगा। महोदय, हमारी सरकार में पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन इस तरह हमने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भाषण नहीं दिया। हमने ये नहीं कहा कि जो विद्यार्थी इसमें शरीक होगा उसके गार्जियन को बुला करके कहेंगे कि इसको सही कर लो, नहीं तो इसका भविष्य खराब कर देंगे। हमने ये नहीं कहा। हमने सदैव से विद्यार्थियों हित की बात की है और विद्यार्थी हित की बात सदैव करते रहेंगे। हमारी लोकसभा सांसद, हमारी पार्टी की श्रीमती डिम्पल जी का मातृत्व पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से एक माँ अपने बेटे के लिए छटपटाती ये है। राजनीतिक मातृत्व था या वास्तविक मातृत्व था? देख करके अंदाजा लगाइए, जिस तरीके से बच्चों के ऊपर लाठियां गिर रही थी, उस बच्चे की जगह पे अपने आप को रख के देखिए और उनको रख करके देखिए। वो बच्चे पिछले 20 दिन से ऊपर धरने पर भी बैठे थे, उनको भी आकर धरने में शामिल होना चाहिए था। वो गई, फोटोबाजी हुई, वापस चली आई। देखिए, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता को माता कभी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। वो गई, उन बच्चों के साथ खड़ी रही, निरंतर हॉस्पिटल जाती रही, उन लोगों का हाल चाल लेती रही, चोटिल बच्चों के बारे में हमेशा पूछती रही, फोन करके तमाम बच्चे जो चोटिल हुए उनसे फोन करके उनके हाल चाल को लेती रही, उनके परिवार से वार्ता करती रही। जिस प्रकार, चूंकि बीजेपी के बारे में आपने बात की, तो बीजेपी को मैं बेरोजगारी जनक पार्टी कहता हूँ। अच्छा, बेरोजगारी जनक पार्टी इसलिए कहता हूँ कि जब से सत्ता में आई सिर्फ एक ही चीज, झूठ, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना, अच्छा, जाति के नाम पे लोगों को बहकाना, यूजीसी कानून। देखिए, यूजीसी की चर्चा हमारे बड़े भाई ने की थी। इस सरकार की कोई मंशा नहीं है यूजीसी कानून लागू करने की। इस सरकार की मंशा है जात से जात को लड़ाने की। कोई कानून लागू नहीं करने जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ उच्च, दलित, मध्यम, मतलब अगड़ा पिछड़ा दलित अच्छा, बांट करके
तमाम समूह सबको लड़ाना अच्छा, चाहती फूट है। डालो राज करो की नीति अब पे चल कुल रही मिला है। के इनको कुर्सी से हाँ, प्यार है। पेपर लीक पे आते हैं। जी मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय पे पेपर लीक हुआ था, और एक समय वह भी था 2006 में जब पेपर अखबारों में छपा था। जी। इसको कैसे देखते हैं? पेपर जनक तो नहीं है समाजवादी पार्टी नकल की? नहीं, बिल्कुल जनक नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी जनक रही हो। बहुत सीधे शब्दों में जीत भाई आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी हमारी पार्टी में पेपर लीक हुए हैं तो छात्र कहीं अगर मूवमेंट किया है तो हम उसको लाठी से मार के चोटिल नहीं कर दिए। अच्छा, बहन बेटी के कपड़े नहीं फाड़े हमने, किसी को सरेआम रुसवा नहीं किया हमने, किसी की बदनामी नहीं की हमने। गलतियां सबसे होती हैं, उस गलतियों से सीख लेकर के हमने नई पार्टी नई समाज का गठन किया और पुनः उस परीक्षा को दोबारा कराया सही तरीके से। पुनः परीक्षा तो भाजपा ने भी करा दिया। पुनः परीक्षा भाजपा ने जो कराई परीक्षा और समाजवादी पार्टी ने जो परीक्षा कराई, दोनों में बहुत भिन्नता है। समाजवादी में यादव लोग चुन लिए जाते थे। 56 यादव की जो कहानी है, हाँ। आप पढ़े लिखे हैं और हमारे तमाम साथी पढ़े लिखे हैं, कितना उसमें सच है और कितना उसमें झूठ है। नहीं, लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी में यादव ही योग्य थे पूरे उत्तर प्रदेश में। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है। बीजेपी द्वारा भ्रम फैलाया जाता है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। समाजवाद का मतलब है, समाजवाद जैसे समाजवाद होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। समाजवाद जिसमें राम जैसी मर्यादा, जिसमें विष्णु जैसी सहनशीलता और जिसमें शिव जैसा पराक्रम, ये तीनों चीजों का समावेश होता है, वही समाजवादी होता है। हम समाजवादी विचारधारा से लैस हैं। हम कभी भी गैर बराबरी का आचरण नहीं करते। हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। नहीं, भाजपा कहती है, आप तो कहते नहीं है सबका साथ। आप तो मुस्लिम तुष्टीकरण, ये बहुत बड़ा इल्जाम आपके ऊपर है कि आप जब सत्ता में आए हैं केवल एक विशेष वर्ग को आपने लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, देखिए, और एक विशेष जाति को। जब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं रहता कहने को, तो वो सीधे हिंदू और मुसलमान पे आती। अच्छा, उसका सीधा फंडा है कि ये धर्म का राग छेड़ दो, धर्म का राग छेड़ दो। धर्म का राग जैसे छेड़ोगे तो हिंदू मुसलमान पे लोग टूट के अलग हो जाएंगे। इस देश की विडंबना ऐसी रही है कि जब जब इस पे पर चर्चा हुई तब तब आदमी बटा। लेकिन हमारा प्रयास है, समाजवादी होने के नाते प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि हम एक रहें। अच्छा, और चर्चा चली है जोरों पर, नहीं रहा विश्वास अब चंदा चोरों पर। अच्छा, चलिए चंदा चोरी पर आ जाते हैं। इल्जाम लगा कि एक यादव जी थे उस मंदिर में, वो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क में थे। कैसे देखते हैं इसको? ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। एकदम झूठ है। कहीं से भी जितने बार फोन की परिचर्चा की बात की जाती है उतना बार फोन तो उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं किया होगा, अपने बच्चों को नहीं किया होगा। अरे ये थोड़ी जरूरी है कि पत्नी को न करे तो फिर अपने अन्य लोगों को भी न करे। अगर ऐसा कुछ है तो उसका सीडीआर निकाल के लाओ। हाँ, ये बात उसका मुद्दे की सीडीआर है। निकाल के लाओ, अपने आप क्लियर चल जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ये शुरू से सदैव से, चूंकि अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छा। सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने काम को प्राथमिकता दी है। आज उन्हीं के द्वारा किए गए कामों का फीता बीजेपी आज तक काट रही है। नहीं, बीजेपी ने भी काम किए हैं। आप बस्ती के रहने वाले हैं, क्या बस्ती में आपको धरातल पर काम नहीं दिखते? क्या जिस सड़क से आप होकर आए हैं ये सड़क पहले ऐसे ही थी? क्या कंपनी बाग, क्या बड़े बन, क्या रोहता चौराहा पे आज सड़कें चमक नहीं रही हैं? क्या लाइट्स नहीं जल रही हैं सड़कों पर? क्या नालियां नहीं हैं? क्या कॉलोनी में सड़कें नहीं बनी हैं? इसको झुठला सकते हैं आप? सड़कें चमक रही हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। 2022 में हमारे पार्टी से माननीय महेंद्र नाथ यादव जी विधायक हुए और उनके अथक प्रयासों से चारों तरफ बस्ती जनपद में विकास का कार्य अच्छा, संपन्न ये हुआ। सड़कें महेंद्र नाथ यादव जी बनवाए हैं? उसके पहले कहाँ था? अच्छा, आप बताइए, उसके पहले कोई सड़क बता दीजिए। अंकुर वर्मा का कोई योगदान नहीं है? अंकुर वर्मा तमाम अंकुर मोहल्लों में, वर्मा मतलब नेहा अंकुर वर्मा। जी मैं अच्छी तरीके से समझ गया, तमाम गली मोहल्लों में। एक बात बताएं, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि 142 पेपर लीक होने के बाद सरकार की संवेदना जागी है? अब तक सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों थी? ये चीजें जो आज नए बिल की मांग की जा रही है, क्या ये पहले नहीं होना चाहिए था? जब बारिश होती है तो सड़कों पर पानी का फ्लो देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कितना विकास हुआ। अच्छा, अभी भी पानी लग रहा है? बिल्कुल लग रहा पहले है। नहीं लगता था? पहले भी लगता था, अब भी लगता, अच्छा, पहले के पेशा कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? और ज्यादा हुआ। अच्छा, एक चीज और बताइए, भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही ये सूचना आती है
कि किसी के साथ कोई अनीति हो गई है, बुलडोजर चल जाता है। यही आपके समय में बुलडोजर बना नहीं था कि तेल नहीं मिलता था बुलडोजर वालों को, या आपने चलवाया नहीं, या जिन पर चलवाना था वो आपके अपने लोग थे? ऐसा कुछ नहीं है। बुलडोजर चलाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अच्छा, समस्या का समाधान व्यक्ति को समाप्त करने में नहीं है, समस्या को समाप्त करने में है। तो हमारी पार्टी सदैव से समस्या का समाधान खोजी है, ना कि व्यक्ति को समाप्त करने का समाधान खोजी। हमारे यहाँ कभी भी किसी के घर पे बुलडोजर नहीं, उसके घर का क्या दोष? व्यक्ति अगर दोषी है तो उसके खिलाफ जितनी भी हो पावे उतना अच्छा कीजिए। चलिए, एक प्रश्न आपसे और है। केवल डिंपल यादव देखी गई प्रोटेस्ट स्थल पर, बाकी अन्य दल, भाजपा कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो भाजपा के लोग क्यों नहीं देखे गए? भाजपा की कोई महिला नेता क्यों नहीं आई आगे? पुरुष नहीं आ सकते थे तो? इसीलिए तो माननीय डिंपल जी को मैं कह रहा हूँ कि हम लोग उनको अब राजमाता के दृष्टिकोण से देखते हैं। जिस तरीके का भले उन्होंने एक राजा के परिवार में जन्म नहीं लिया, लेकिन जो काम उन्होंने किया वो राजमाता का दर्जा देता है हम लोगों के। अच्छा, दूसरी चीज, जाके पैर न फेटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। विद्यार्थी इतने दिनों से लगातार, ऐसी स्थिति में विद्यार्थी दिशाहीन नहीं होगा तो क्या होगा? आक्रोशित नहीं होगा तो क्या होगा? क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी आ जाएगी फिर से सत्ता बिल्कुल में? आएगी, बिल्कुल आएगी। हाँ। बिल्कुल आएगी। झूठ, मक्कारी, फरेब को जनता ने अच्छी तरीके से पहचान लिया है। निसंदेह समाजवादी पार्टी की तरफ वो एक उम्मीद के उससे देख रही है कि समाजवादी पार्टी विकास करेगी, सभी लोगों की बात करेगी, समाजवाद के सिद्धांत पे चलेगी। शुरू से एक बहुत बड़ा एलिगेशन मढ़ा जाता है समाजवादी के माथे। ये मिथ है। हाँ, मिथ है। मिथ है, मिथ है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे और। जौहर यूनिवर्सिटी गिराने जा रहे हैं योगी जी, रोकथाम के लिए लगातार आवाज उठ रही है। आपको क्या लगता है जौहर यूनिवर्सिटी के साथ क्या होना चाहिए? सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी की ही बात क्यों होती? इसलिए कि उसे मुस्लिम व्यक्ति द्वारा बनाया गया। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जिनके भवन अवैध होंगे। अगर भवन गिराना ही है तो सारी यूनिवर्सिटीज के भवन गिराए जाए। अच्छा, जांच कर, आप करें, जांच कर लें और गिराएं। हाँ, जांच कर लें। अच्छा, अपराध पर अंकुश लगा है कि नहीं लगा है इस शासन में? कहाँ लगा है? अच्छा, अपराध पर अंकुश कहाँ लगा बताइए? पर्टिकुलर एक बिरादरी तो फ्री है अपराध करने के लिए। अच्छा, बाकी सारे लोग मारे जा रहे हैं। हर बिरादरी में देख लीजिए, एक बिरादरी को लगातार छूट है। हाँ, बाकी सब लोग मारे जा रहे हैं। अच्छा, देख लीजिए, कहीं से उठा के देख लीजिए पूरे सूबे के इतिहास को। लेकिन उनके मूल ऑर्डर में तो 2-3 बिरादरियां आती हैं, तो एक कोई क्यों छूट है? अब उन्हीं से पूछिए कि छूट काहे दी है उन्होंने। अच्छा, जातिवादी होने का मोहर लगा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल जातिवादी। जब ऐसा करेंगे, मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये तो पूरा प्रदेश जानता है। नहीं तो पूरा प्रदेश तो आपके समय में भी जानता था कि एक विशेष जाति को जो है आप लोगों द्वारा संरक्षण प्राप्त था। ये तो सिर्फ मिथ फैलाया गया था। हाँ, सारे जिलाध्यक्ष आपके होते थे, सारे थानों में आपके जो है कोतवाल बैठाए जाते थे, सारे पदों पर जो है आपकी जातियों के लोग खींच खींच कर ला के बैठा, सारी योग्यता खाली उसी जाति में थी। ये मिथ फैलाया जाता है। अच्छा, ये मिथ है। ये मिथ है। जैसे अखिलेश यादव जी पिछड़े परिवार से आते हैं। अच्छा, इस देश में सामंती विचारधारा के एक लोग। बात नहीं समझ आती, आप समाजवादी की बात भी करते हैं, समाजवाद की बात भी करते हैं और पिछड़ेपन की बात भी करते हैं। जब समाजवाद आ गया तो पिछड़ापन कहाँ बचा? मेरी बात तो सुन ले सर, जी। 1 मिनट मुझको कंप्लीट हाँ, कर हाँ, लेने हाँ, दीजिए। हाँ। निसंदेह आपकी बात सही है। मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पिछड़े वर्ग से आते हैं। अच्छा, इस देश में जो सामंतवादी व्यवस्था के पोषक हैं, उनकी आंखों में सदैव से अखिलेश जी खटकते रहे। तो तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह के भ्रम फैला करके उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बेहतर किसी मुख्यमंत्री ने काम आज तक हमारे नहीं बगल ये भाजपा के जो है वरिष्ठ नेता बैठे हो, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा। 1 मिनट के लिए माइक उनको दे दे। सामंतवादी विचारधारा का द्योतक है समाज भारतीय जनता पार्टी, कैसे देखते हैं इनके इस विचार को? सबसे पहले तो ये इनसे कहना चाहता हूँ कि अगर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछड़े समाज से आते हैं तो पिछड़े ही समाज के हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना विरोध क्यों करते हैं? अच्छा, अगर ये सारी बातें पिछड़ा समाज, दलित समाज, सवर्ण समाज, खाली अगर हम इन्हीं जातियों पर ही बांटते रहेंगे सारी बातों को, तो इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा कि पिछड़े समाज के लोग एक साथ हो जाएं। आप अगर जातियों में नहीं बांटते हैं तो आपने अलग अलग जातियों के प्रकोष्ठ क्यों बनाए हुए हैं? क्यों नहीं सबको समान कर देते? वो इसलिए बनाए गए हैं कि जिससे हम सभी को अलग अलग तरीके से भी जोड़ पाए। बहुत सारी बात होती है, जैसे हमारी रिश्तेदारियाँ कहाँ होंगी? मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरी सारी रिश्तेदारियाँ ब्राह्मण में होंगी। आप क्षत्रिय हैं, आप
तो उस समाज से आएंगे, कोई पिछड़ा है तो उस समाज से उसकी रिश्तेदारियां जुड़ी होंगी। तो इसलिए ऐसे प्रकोष्ठ बनाए जाते हैं कि लोग उस तरीके से भी सबसे जुड़े। एक कोई हर समाज का कोई अपना ऋषि मुनि होता है, हर समाज का कोई अपना आदर्श होता है, उनके नाम से कोई आयोजन किए जा सके, उनके उन महापुरुषों को याद किया जा सके, उन महापुरुषों को अपने के जीवन के आदर्शों के मूल्यों को अपने जीवन में उतारा जा सके, इसलिए बनाए जाते हैं। ऐसे ही प्रकोष्ठ इस तरह से ही बनते हैं कि युवा मोर्चा भी बनता है, महिला मोर्चा भी बनता है, जातियों के आधार पे बनते हैं, क्षेत्र के आधार पे भी बनते हैं। तो पार्टियां और लगभग सभी पार्टियां इसका प्रयोग कर रही हैं। उसकी जो मदर पार्टी है भाजपा ही है। भाजपा ने ही सबको सिखाया कैसे आपको जातिवाद कैसे करना है। नहीं, कैसे प्रकोष्ठ बनाने हैं, कैसे मोर्चा बनाना है। आपका तर्क बहुत अच्छा है, लेकिन ये जरूर है कि किस तरीके से प्रबंधन करना चाहिए, कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहिए, कैसे अलग अलग तरीके की। अभी भी एक एलिगेशन और लगा है भाजपा के ऊपर कि एक जाति विशेष को जो है जाति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। कैसे देख रहे हैं इसको? अब पता नहीं किस जाति की ये बात कर रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तब से मेरे लिए ये पहेली की तरह हो गया है। हाँ। लेकिन कभी भाजपा के कार्यकर्ता को ऐसा महसूस नहीं हुआ किसी जाति विशेष की यहाँ बात की है। अभी कल ही संत रविदास जी की जयंती के लेकर के एक बड़ा अभियान चलाया गया है, अगले 6 महीने तक चलेगा। और इस तरीके से विभिन्न जातियों, विभिन्न समुदायों और सबके लिए काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अच्छा, कई सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार बढ़े हैं, उसको कैसे देखते हैं? रोकने के लिए आए थे और लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है। हो सकता है जीत भाई आपको कहीं ऐसा महसूस हुआ हो, कहीं आपको ऐसा लगता होगा तो मुझे बताइएगा, लेकिन अभी तक हमको ऐसा नहीं लगा। सारे अधिकारी त्रस्त हैं, सारे अधिकारी परेशान हैं, कर्मचारी परेशान हैं, भ्रष्टाचार कर नहीं पा रहे हैं। अपनी पहले पुलिस में भाई साहब की सरकार में अपने हिसाब से पोस्टिंगें, अपने हिसाब से एक जाति विशेष को पोस्टिंगें मिलती थी, जाति विशेष को जिले मिलते थे। उन्होंने अंकुश लगा दिया, बताया मिथ है। नहीं, तो उनकी सारी उनके ऊपर जो भी आरोप लगेंगे मिथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री, जब हमारा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है तो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है। और इनके यहाँ अगर कोई नेता 2 दिन के लिए फोटो खिंचा लेती है तो उनको राजमाता बना देते हैं। दोनों की सोच में ही अंतर है। सामंतवादी सोच आपके यहाँ भी भगवान बना रहे हैं, आपके यहाँ भी भगवान बना रहे हैं। किसी को भगवान नहीं बना रहे हैं। के बाद आपको पता चली है, किसी यूजीसी आने के बाद आपको पता चला है कि आपके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री किस जाति से आते हैं। जाति हर किसी को अपना बताने का अधिकार है, अपना जाति बता सकते हैं किस जाति से आते हैं। और सबको, जिसको अपनी निज जाति, निज धर्म, निज क्षेत्र का ईमान न रहे, क्या मतलब है? वो अच्छी बात है। जहाँ हम पैदा हुए हैं, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ तो मुझे ईमान है इस बात का। भले ये बात अलग है कि हमारे ब्राह्मण परिवारों में बहुत सारे रिश्तेदार, हमारे जानने वाले कहते हैं कि भैया ब्राह्मण होना कोई गलत है क्या ब्राह्मण होने से, लेकिन हम जहाँ पैदा हुए हैं ईमान है हमको, हम पैदा हुए हैं, अच्छी बात है, सकारात्मक अभिमान होना उसी तरीके से जिस भी जाति में वो पैदा हुए हैं अपनी बात कहना कोई बुरा नहीं है। लेकिन मैं सामंतवादी सोच का जैसा आरोप इन्होंने लगाया तो मैं बताया कि हमारे यहाँ जब आदमी प्रधानमंत्री बनता है तो सेवक बनता है, इनके यहाँ 2 फोटो खिंचाने के बाद राजमाता बन जाता है। यही एक मूलभूत अंतर है, सोच में अंतर है। प्रधानमंत्री जी हमेशा मन की बात करते हैं, मन की बात सुनेंगे कब? रोज सुन रहे हैं, बिना सुने वो रात में इंस्टाग्राम पे लाइव आ गए। 40 दिन लग गए सुनने में? नहीं, वो रोज कितनी दूर है उनका आवाज जंतर मंतर से कितनी दूर है? आवाज पहुंचने में 40 दिन लग गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये लगा कि अब मुझे सीधे आके नौजवानों से संवाद करना चाहिए, इसलिए वो सामने आए। लगा कि अब कहीं दिक्कत हो सकती है, राजनीतिक रूप से कुछ नुकसान हो जाता है। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ मैंने इतना संवेदनशील प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा कि जो ऐसे मुद्दे पे, मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी स्वयं ना भी आते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बस कुछ शब्द बस राम प्रताप जी के पास संवेदनशील हुए और वो बच्चों से सीधा संवाद किए। वो परीक्षा पे चर्चा करते रहते हैं, बच्चों से मिलते जुलते रहते हैं। वो AI से देखिए, जो गेमिंग वगैरह जो बच्चे करते हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनसे जुड़ते हैं। तो वो इस एज में भी आकर के वो भी नौजवानों से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए वो सामने आए। और सबके राम प्रताप जी मुद्दा भटकाने की राजनीति तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि तमाम केसेस उठ रहे थे तो इस बीच लाके जो है जंजीज प्रकरण रख दिया गया ताकि सारे मुद्दों से ध्यान हट जाए। मुझे दो पार्टी के और 2 नेताओं के साथ बैठा दिया। हाँ। और मैं किसी पार्टी का नेता नहीं। यू आर आल्सो लीडर, यू आर आल्सो लीडर। मैं एक जनमानस में चल रहा व्यक्ति हूँ और जो जनता की आवाज हूँ, मैं जनता की आवाज के रूप में आपके सामने जी। दोनों लोग किसी को कुछ नहीं दिखा सकते और न कुछ बता सकते हैं, क्योंकि दोनों लोगों के क्रिया और चरित्र जनता के सामने हाजिर है। राजमाता, राष्ट्र पुरुष, इनके प्रधानमंत्री राष्ट्र पुरुष हैं, इनकी जो भाभी हैं वो राजमाता। प्रधानमंत्री आपके भी हैं? प्रधानमंत्री बिल्कुल मेरे भी हैं। भाभी भले ना हो लेकिन प्रधानमंत्री तो है।
नहीं, लेकिन आप सोचिए, जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनको दरकिनार कर दिया। कोई राजमाता बनने में लगा हुआ है, कोई राष्ट्र पुरुष बनने में लगा हुआ है। जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं। अभी इन्होंने कहा कि इसी पार्टी में लाठी चार्ज होती है, उनकी पार्टी में गोली कांड होता था, यहाँ तो लाठी चार्ज। गोली कांड से याद आया, अभी अभी एक बात सामने आई है, किसी ने कहा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कि जो गोली चलती है वो मंत्री के कहने पर नहीं चलती है। लेकिन समाजवादी पार्टी पर हमेशा एलिगेशन लगा कि गोली जब चली बाबरी विध्वंस में तो मुलायम सिंह यादव जी के कहने पर चली। मैं कैसे पहले देखते हैं आपके इसको? सामने मैं अपनी कुछ चीजें क्लियर कर दूं। और देखिए, जनता जिसको चुनती है वो जनता का प्रतिनिधि होता है। जी मेरी ये औकात नहीं है कि मैं मुलायम सिंह यादव के ऊपर बात कर लूं, मेरी ये औकात नहीं कि मैं श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बात कर लूं, मेरी ये औकात नहीं है कि मैं मायावती के बारे में बात करूं। लेकिन मैं जनता की आवाज हूं और जनता के रूप में आपके बीच में हूं, और जो जनता द्वारा कही हुई बातें हैं वही मैं आपके सामने कहूं। जी आज की जो परिदृश्य है, आज का जो परिदृश्य है, वास्तविकता में राजमाता बनाने का और राष्ट्र पुरुष बनाने का परिदृश्य है। जी जो प्रधानमंत्री 75 साल का क्राइटेरिया लेकर संसद में और संसद की सीढ़ियों पे नाक रगड़ते हुए रोते हुए घुसते हैं, वो प्रधानमंत्री 75 का क्राइटेरिया भूल जाते हैं। जो अखिलेश यादव छत्रियों के दम पर मुख्यमंत्री बनते हैं, वही अखिलेश यादव आज योगी आदित्यनाथ को क्षत्रिय की पार्टी बनाने का आरोप लगाते हैं। योगी, जो व्यक्ति योगी हो गया और महंत हो गया, उसके बाल में कोई रस नहीं है, उसके हाथ में कोई रस नहीं है, वो सभी के लिए योगी है। योगी आदित्यनाथ ही ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके दम पर आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव भी जीतेगी। मैं और अन्य प्रदेशों की बात नहीं कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कार्यों के दम पर। और बताइए, ये किस पार्टी की बात कर रहे हैं? जिस पार्टी का गृह मंत्री अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री को हराने की बात कर रहा है, जिस पार्टी का गृह मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश रच रहा है, उस पार्टी के चाल और चरित्र में क्या अंतर है वो आप देख सकते हैं। मैं इसको खुलकर इस तरह से कह सकता हूँ, मैं किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं हूँ और मैं कहीं से वित्त पोषित नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग वित्त पोषित हैं। भाजपा समाजवादी वाले वित्त पोषित है ना, ये वित्त पोषित नहीं है, लेकिन एक इनकी विचारधारा है। लेकिन मैं जनमानस के बीच में का आदमी हूँ। सड़कें आज भी बजबजा रही हैं, नालियां आज भी बजबजा रही हैं। आपने एम्स बना दिए, आज आप बस्ती का मेडिकल कॉलेज है, आपके बस्ती के मेडिकल कॉलेज में कार्डियो और न्यूरो के डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं। ऐसे एम्स का क्या मतलब है? आपका बस्ती का इंजीनियरिंग कॉलेज है, आज बस्ती के इंजीनियरिंग कॉलेज में बस्ती का युवा ही पढ़ने से दरकिनार हो जा रहा है। ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की क्या हो सकता है? आज बस्ती के 4 लेन जो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जी हुई स्वर्णिम चतुर्भुज का योजना थी, वो उस 4 लेन का आप हाल देख सकते हैं। उस पर कितने टोल टैक्स दिए जा रहे हैं। जिस पार्टी का सबसे सोफिस्टिकेटेड नेता, बहुत शानदार नेता श्री नितिन गडकरी जी, वो अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए पेट्रोल गाड़ियों की मां बहन करने पर उतारू हो गए। E20 पेट्रोल, एथेनॉल पेट्रोल के नाम पर गाड़ियों के माइलेज घट चुके हैं, मोटरसाइकिल बुझ जा रही हैं। विद्यालय से लेकर अन्य जगहों पर जहां जहां भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते होंगे, जीएसटी बढ़ चुका है, फिटनेस बढ़ चुका है, परमिट बढ़ चुका है। जनता त्राही त्राही कर रही है। जिस पार्टी के नेता ने 2014 के बाद से आने के बाद इस देश को केवल लाइनों में लगाया है, चाहे वो नोटबंदी की लाइन हो, चाहे वो गैस की लाइन हो, चाहे पेट्रोल की लाइन हो, चाहे वो जिस चीज की लाइन हो, सवर्ण बिरादरियों को जिस तरीके से ओबीसी और एससी और एसटी का दुश्मन जिस पार्टी ने बताया है, वो पार्टी वास्तविकता में इस धरती पर दोबारा आने के काबिल नहीं है। और जो पार्टी केवल ओबीसी और मुस्लिम की राजनीति पर अपना भविष्य देख रही है, वो पार्टी भी सवर्णों के हित की पार्टी। अभी अभी आपने कहा है कि केवल एक नाम है जो मुख्यमंत्री बनने योग्य है, ठीक है, इसलिए कहा है कि कहीं ना कहीं कोई अटैचमेंट है। देखिए, मैंने फिर आपसे कहा, सजाती अटैचमेंट है। मैं योगी जी से मेरी कोई एक फोटो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने नहीं, वो बात अलग है, लेकिन इतनी बड़ी भाजपा में आपको केवल एक आदमी योग्य दिखा, वो आपका सजाती है। इस नाते योग्य दिखा। नितिन गडकरी गलत है, बाकी बड़े बड़े पदों पर बैठे सब गलत है। अच्छा, केवल एक व्यक्ति सही है जो आपका सजाती है। ये बताइए, आप योगी जी के 5 कार्य ऐसे गिना दीजिए। आप पत्रकार, आप 5 कार्य गिना दीजिए जिसके नाते इस उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति हुई, राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ हो, राजनीति बैकवर्ड, बैकवर्ड और ओबीसी और जनरल के बीच में गई हो। योगी जी ने हमेशा इस समाज को आगे ले जाने का कार्य किया। लेकिन एज मैं राष्ट्रीय स्वर्ण शक्ति मोर्चा का भी सदस्य हूँ, मैं राजपूत कर्णी सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं बता दूं, हम लोग
किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। अंदर खाने से है, सामने से नहीं। नहीं, अंदर खाने पीछे खाने किसी पार्टी से नहीं है। जब पार्टियों में सवर्णों के हितों के समझौते होते हैं तो हमारे ही जिले के सवर्ण बैठकर थपोड़ी पीटते हैं और देश के राष्ट्र पुरुष का गौरवशाली इतिहास बताते हैं। हाई स्कूल इंटर जिसकी योग्यता नहीं है उसको आप शिक्षा मंत्री बना देते हैं, इसी पार्टी में बनाया गया। भारत के प्रधानमंत्री की योग्यता पूछने पर इस देश में अनपढ़ मुख्यमंत्री बने हुए हैं भाई, जिसकी डिग्री नहीं मिलती वो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप कैसे कह सकते हैं शिक्षा मंत्री हाई स्कूल तब फिर आप शिक्षार्थियों की बात क्यों कर रहे हैं? जब अनपढ़ ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहेगा तो शिक्षार्थी लाठी खाएंगे, जूते खाएंगे, अपनी औकात याद करेंगे और फिर बिल में घुस जाएंगे। क्योंकि जिस देश के अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेरभाजी टके शेर। अंतिम 30 सेकंड में दूंगा, अंतिम 30 सेकंड आपके पास माइक आ जाए। कैसे देख रहे हैं? शिक्षित खाली आपके नेता बताए जा रहे हैं आपके द्वारा, बाकी तो कोई अनपढ़ बता रहा है, कोई किसी की मार्कशीट नहीं मिल रही, तो केवल एक ही व्यक्ति पढ़ा लिखा है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। मैं कहता हूं मन की बात बहुत हो गई, अब आम जन की बात हो जाए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़े लिखे हैं, बाकी कोई पढ़ा लिखा नहीं। नहीं, आपके वाले ज्यादा मार्कशीट मांगते हैं उनकी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, इस देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई व्यक्ति योग से भोग की तरफ बढ़ा हो, वरना आज तक भोग से योग की तरफ आदमी जाता कई लोग तो योग भी नहीं कर पा रहे हैं सही से। नहीं कहीं भी देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश का ये हाल है, अराजकता का माहौल है। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि हम सुखी हैं। अच्छा, हर जगह बेरोजगारी। भाजपा वाले खाली सुखी हैं? अब वो भी दिल से नहीं कहेंगे, अच्छा। लेकिन चूंकि मजबूरी है, पार्टी की अपनी मजबूरियां होती हैं, दिल से नहीं कह सकते। जिस तरह का आचरण और जिस तरह का कृत्य वर्तमान सरकार का रहा है, हम समाजवादी लोग पूर्णतः उसका समर्थन नहीं करते। हम आशावादी सोच के व्यक्ति हैं, हम विकासवादी सोच के व्यक्ति, हम समाजवादी सोच के व्यक्ति हैं। हम सभी समाज के अगड़े पिछड़े, शोषित, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। अच्छा। और सबका विकास करना चाहते हैं। तो ये था आज का विषय। आशा है आपने सभी की बात सुनी होगी। अब इस पर आपका क्या मत है? किसकी बातों से आप ज़्यादा सहमत हैं, किस पर आपकी असहमति है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का विषय। जल्द जुड़ेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई हस्तियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।